ओके जी, देखो जो हम चैप्टर कर रहे हैं पी ब्लॉक, और हमारा ये +1 की कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर है। +1 में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ग्रुप 13 एंड 14, सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप पी +1। 15, 16, 17, 18 is a part of your +2. So let's start for the +2 part. The P block elements, the elements belonging to group 13 to 18 of periodic table are called P block, that we already know. अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके लास्ट शेल जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो P में जाता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 Np126। तो मैं एक बार आपको जनरल कन्फिग्रेशन दोबारा यहाँ पे लिख के बताता हूँ, आप जरा समझना कि जनरल कन्फिग्रेशन क्या है। जैसे नाइट्रोजन है ना, या मान लो ऑक्सीजन है, या मान लो फ्लोरीन है, या मान लो नियोन है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का 8, 9 और इसका 10। अगर मैं कन्फिग्रेशन लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p3। इसी तरह से ऑक्सीजन का लिखूं तो सारा कुछ सेम 2p4। इसी तरह से अगर मैं फ्लोरीन का लिखूं अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सब कुछ सेम 2p5। और इसी तरह से अगर मैं नियोन का लिखूं एटॉमिक नंबर सेम तो सब कुछ सेम और ये हो जाएगा np6। तो ये चीज है। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, तो इसको जनरल कर दिया ns2 np126 और इसको नाम दे दिया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि जो हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ns2 n126 होता है। रिप्रेजेंटेटिव होता है s ब्लॉक और p ब्लॉक को इकट्ठा हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। s ब्लॉक एलिमेंट्स एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स आर टुगेदर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब आता है फिर हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने ऑलरेडी हमें पता है कि डाउन द ग्रुप एस इलेक्ट्रॉन की रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, जिसे हम नाम देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो जैसे NS2 है और ये Np1-6 है P ब्लॉक में खासकर, तो एज यू गो डाउन द ग्रुप तो जो NS2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ Np वाले करते हैं। तो अगर हम ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप 15 में जो हमारा ये लास्ट वाला है, यहाँ यहाँ पे हमारे पास 3 होते हैं। तो ये इस तरह से रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो बस यही चीज है, एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट आपका पुअर हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट में पढ़ी हैं। अब देखो और आगे चलते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स, nitrogen family, group 15 element called nitrogen family. As you are able to see periodic table, part of periodic table on the screen, the elements of group 15: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. यहाँ पे ना आपका ये अलग से है, मैक्टीनियम करके कुछ नाम होगा इसका। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं है, बस बेसिक करैक्टर आपका बिस्मथ तक है। तो ये चीज है, तो ये हमें पता है जनरल कन्फिग्रेशन NS2 Np3। तो ये जनरल है, वी ऑलरेडी नो। अब चलते हैं हम यहाँ पे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अब जरा ध्यान से समझना, हमारे पी ब्लॉक में ऐसे बहुत से क्वेश्चन है। जैसे पहला मेंबर है, तो पहला मेंबर छोटा है और डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है और डी ऑर्बिटल आ जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन का एनॉमलस, इसी तरह फ्लोरीन का एनॉमलस बनता है। तो हमारी बात हो रही है नाइट्रोजन की, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाउ सी व्हाट डू मीन बाय एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, मतलब औरों से अलग। क्यों है अलग? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा, डी ब्लॉक है नहीं, और इसकी प्रॉपर्टी भी अलग है। जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, बाकी कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते, तो ये एनॉमलस हो गया। सो देखो अब आगे, anomalous behavior of nitrogen. The behavior of nitrogen differ from rest of the element because of following reasons. तो यहाँ पे अपनी कॉपी में बेटा क्वेश्चन लिखो, what why the nitrogen in its group behave as anomalous, और why shows anomalous property मतलब अलग। तो इसके कुछ reasons दिए हुए मैंने। नंबर 1, it has small size। एक तो इसका साइज होता है small, very very important question। दूसरा, it does not have d orbital, मतलब इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। इस चीज का भी ध्यान रखें, इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, छोटा साइज नो डी ऑर्बिटल।
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर भी ज्यादा है। इट हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। लो समझो, देखो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, ग्रुप 15 का वेरी फर्स्ट मेंबर। नेहा, प्रिया, आशा, है ना, सब, बिंदी, इस तरह से आपको सीक्वेंस याद हो गई। तो इट इज अ वेरी फर्स्ट मेंबर। तो वेरी फर्स्ट मेंबर है, तो इसमें एक तो डी ऑर्बिटल नहीं है, इट हैज स्मॉल साइज, और छोटा साइज होने के कारण इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि व्हाई नाइट्रोजन शोज एनॉमलस बिहेवियर, तो आप ये लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ 4 रीजंस, और डोंट से बिकॉज ऑफ 4 रीजंस, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। It has small size, it does not have d orbitals, it has high electronactivity, has high ionization energy. अब जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, तो मैंने बताया हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के बारे में। तो लो देखो, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन का मतलब होता है N2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई नाइट्रोजन? डाई नाइट्रोजन को आप नॉर्मली नाइट्रोजन गैस कहते हो और N2 कहते हो, ध्यान रखना पहले। डाई नाइट्रोजन इज कॉमनली कॉल्ड नाइट्रोजन गैस। कई बार ना बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि यहाँ पे डाई नाइट्रोजन लिखा है, तो डाई नाइट्रोजन का क्या मतलब है? मतलब नाइट्रोजन गैस बोलिए तो नाइट्रोजन गैस को N2 कहते हैं ना, तो N2 में N 2 बार है, तो नाम पड़ गया डाई नाइट्रोजन। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अब देखो, सबसे पहली चीज है इसकी प्रॉपर्टी, कि जो डायनाइट, जैसे मैंने आपको बताया ना, हम नाइट्रोजन पढ़ेंगे, फॉस्फोरस पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, है ना। अब देखो, अब ये है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में हीट करो, तो ये पहला मेथड आ जाएगा कि जब हम हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस बनती है, डी आपकी कॉम्बिनेशन हो गई। अच्छा, इसी तरह से अमोनियम डाइक्रोमेट है, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करो तो आपका नाइट्रोजन और ये, यानी ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप हो गई। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, बेरियम अजाइड कहते हैं इसे, हम कहते हैं बेरियम अजाइड, N3 है ना, N3 बेरियम अजाइड। बेरियम का 2+ होता है, इस हिसाब से बेरियम अजाइड को हीट करेंगे, बेरियम अलग, नाइट्रोजन अलग। तो ये हमने 3 रिएक्शंस की हैं, जिन रिएक्शन की हेल्प से वी आर प्रिपेयरिंग N2 गैस। पेपर में आई नहीं है, बट इससे रिलेटेड कई बार आ जाता है। जैसे पेपर में आता है व्हाट हैपेंस व्हेन बेरियम अजाइड इज हीटेड, तो ये आपका बेरियम अजाइड है। तो जब आप बेरियम अजाइड को हीट करोगे BaNa3 को, तो क्या बनेगा? Ba+3N2। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आप बेटा साथ साथ ना नोट करते रहना, नोट्स बनाते रहना, नोट्स बनाना बेटा बहुत जरूरी है। तो हमें पता चल गया प्रिपरेशन डाई नाइट्रोजन की कैसे आएगी। तो हमने ये प्रिपरेशन कर ली कुछ केमिकल्स को हीट करके, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम आपका नाइट्रेट, तो ये आपकी एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन हो गई यहाँ। अब यहाँ पे आ रहा है बेरियम अजाइड को हीट किया तो ये बन जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाता है। अब आता है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में नाइट्रोजन कैसा होता है। तो इट हैज कलरलेस, ऑर्डरलेस मतलब स्मेल, टेस्टलेस, टेस्ट नहीं होता, एंड नॉन टॉक्सिक गैस। जो नाइट्रोजन है ये कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस है। इट इज केमिकली अनरिएक्टिव एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड इन N ट्रिपल बॉन्ड N, which needs more energy for, which has very high bond dissociation enthalpy. लो देखो, कह रहा है इट इज केमिकली अनरिएक्टिव, फिजिकल प्रॉपर्टी में अनरिएक्टिव एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ड्यू टू N ट्रिपल बॉन्ड N, which has high बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब इसको तोड़ने की एनर्जी हमें बहुत ज्यादा लगती है। देखो जरा ध्यान से सुनो, N ट्रिपल बॉन्ड N है। अब N ट्रिपल बॉन्ड N होने का मतलब है कि इसके ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग है आपस में, इसे मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। अब N ट्रिपल बॉन्ड N में को तोड़ने में बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए ये टूटता नहीं है जल्दी, हैंस इट इज लेस रिएक्टिव। इट इज इनर्ट बोल दो, लेस रिएक्टिव बोल दो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि जो N2 है ये क्यों नहीं रिएक्ट करता जल्दी। क्यों नहीं करता? क्योंकि N के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है N के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, हाई बॉन्ड एंथैल्पी ना, तो बहुत ज्यादा चाहिए, इतनी एनर्जी मिल नहीं पाती, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है और इनर्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
YN2 इज इनर्ट, लिखो बेटा कॉपी में YN2 इज इनर्ट। तो आंसर में लिखो because in N2 N triple bond N exist, N2 में and triple bond N exist which has very high bond enthalpy, so it is less reactive, इसको इतनी एनर्जी मिल नहीं पाती तो it is less react होगा। So let's move further on next topic। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और यहाँ पे आपको साइड में पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और नोबल गैसेस आपको दिखाए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं फिलहाल अभी डिस्कस नहीं करता, इसे मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। मैं कोई और स्लाइड जब तक आपको दिखाता हूँ, और ये क्वेश्चन बड़े आसान है, बहुत ही आसान। उससे पहले हम कुछ लर्निंग क्वेश्चन पे चलते हैं। लो जी, वही है हमारा नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मतलब हमारा ग्रुप 15 चल रहा है, फिर 16 चलेगा, 17 ऐसे चलेगा, जब खत्म हो जाएगा तो 2-2 दिन लगेंगे मुझे लगता है हर ग्रुप पे। तो अटोमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, अटोमिक रेडियाई, दे आर स्मॉलर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। मतलब क्या है कहने का, अगर आप देखो तो अगर आप नाइट्रोजन को ग्रुप 14 से कंपेयर करो तो पीरियड में साइज छोटा छोटा होता है, यानी 14 वाले का साइज बड़ा, इसका थोड़ा छोटा। तो इस हिसाब से समझ सकते हो। तो ये जनरल बताया हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट बताई हुई है कि नाइट्रोजन फैमिली में +3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, एज यू गो डाउन द ग्रुप, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो रही है क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है। तो कह रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर मच हायर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। 14 के हिसाब से इसका ज्यादा होगा क्योंकि साइज छोटा हो रहा है 14 के हिसाब से, बिकॉज पीरियड हो जाता है ना। और मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी जनरल है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी ज्यादा अपनी है एज कंपेयर टू ग्रुप 14। melting point and boiling point, the melting point of first increases from nitrogen to arsenic due to increase in nuclear charge, and then decreases from Sb to bismuth, decrease in the nuclear decrease is due to increase in size and weakening of interatomic forces, and also due to inert pair effect, poor shielding के कारण, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो 3 बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ 5 बॉन्ड्स। सो तो हमें पता ही है कि ऊपर आपके जो हैं जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आपको 5 बॉन्ड बनने की जगह 3 बॉन्ड ही बनेंगे एज यू गो डाउन द ग्रुप। द डेंसिटी इंक्रीजेज रेगुलरली डाउन द ग्रुप एज यूजुअल। तो आपको पता है जैसे नीचे जाओगे तो मास बढ़ता है, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी जो है बढ़ जाती है। इट्स जनरल, इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इट्स जनरल थिंग। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, बॉन्ड कैसा होगा, इस तरह की चीजें। EH3 का मतलब जैसे आपका ग्रुप है ना, जैसे आप ये देखो ग्रुप नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन NH3 बनाएगा, PH3 बनाएगा, PCl5 भी बना लेता है। बट जो सबसे कॉमन है +3 आपका 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो NH3, PH3, ASH3, SbH3, H3Bi, तो इस तरह से आपके ये बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसकी डिस्कशन हम करते हैं थोड़ी देर में। अब देखो thermal stability, it decreases down the group because the size of the atom increases, hence the bond dissociation enthalpy decreases। बहुत अच्छा क्वेश्चन है थर्मल के ऊपर, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे दोबारा कराऊंगा। रिड्यूसिंग करैक्टर, रिड्यूसिंग करैक्टर होता है रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करना। तो अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या हाइड्रोजन लॉस कर दे तो वो रिड्यूसिंग होती है। तो वो चीज हमें पता है कि अगर H और इसका बॉन्ड टूट गया तो रिड्यूसिंग करैक्टर बढ़ जाएगा। बेसिक करैक्टर, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो बेसिक करैक्टर, तो सेंटर एटम पे लोन पेयर भी है तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी कर सकता है, तो बेसिक करैक्टर भी हमें मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग PH3 से ज्यादा होगी क्योंकि P का साइज होता है छोटा। तो अभी जैसे जैसे ये क्वेश्चन आएंगे आगे तो यू वुड बी एबल टू लर्न विदाउट प्रॉब्लम। फिर आता है हेलाइड्स। हेलाइड्स क्या होते हैं, जैसे NCl5, NCl3, PCl5, है ना, ये सारे होते हैं हेलाइड। मैं जरा यहाँ पे लिख के बताता हूँ, समझो जरा ध्यान से। तो ये हमारा क्वेश्चन भी ना हेलाइड से ही रिलेटेड है, जस्ट फॉर टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जरा समझो। जैसे मान लो NCl3 है या NF3 है या PCl3 है या फिर PCl5 है।
अब देखो, ये है आपका नाइट्रोजन और ये है आपका हेलोजन। ये है नाइट्रोजन, ये है हेलोजन, फॉस्फोरस हेलोजन, फॉस्फोरस हेलोजन। तो इसे हम बोलेंगे हैलाइड्स। हेलोजन किसी के साथ जुड़ जाए तो उन कंपाउंड्स का कॉमन नेम हो जाता है हैलाइड्स। अब देखो यहाँ पे हेलोजन 3 बार है, तो 3 बार होगा तो उसे बोलेंगे ट्राई हैलाइड, 3 ट्राई हैलाइड। 5 बार हेलोजन होगा तो उसे हम बोलेंगे पेंटाहलाइड। तो इस चीज को समझना ध्यान से। अब आगे चलते हैं। लो जी, ट्राईहलाइड, पेंटाहलाइड, ये हमें चीजें समझ में आ गई। फिर आता है हमारा ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है? अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए तो ऑक्साइड, है ना। फॉस्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए तो वो भी ऑक्साइड। तो देखो ऑक्साइड क्या होता है, जैसे N2O, NO या P2O5। तो आप देखो जो हमारी नाइट्रोजन फैमिली है, इसके अंदर ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गई। तो जब कोई चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए तो उन कंपाउंड्स को ऑक्साइड्स ऑफ दैट कंपाउंड कहते हैं, ऑक्साइड। और हेलोजन रिएक्ट कर जाए तो हेलाइड, नाइट्रोजन जुड़ जाए तो आपका मान लो हेलोजन जुड़ जाए तो हेलाइड, ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्साइड। तो आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं ऑक्साइड से रिलेटेड। तो हमने ऑक्साइड से रिलेटेड पढ़ लिया। कहता है ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म 2 टाइप ऑफ हेलाइड, E2O3 एंड E2O5। ये हमें याद रखना पड़ेगा। द ऑक्साइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट is more acidic than lower oxidation state. Their acidic character decreases down the group. क्या acidic character ज्यादा है क्योंकि वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर acidic in nature, so just keep in mind. अब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं। जैसे ही मैं आगे चलता हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, जैसे P4O6, P4O10। तो ऑक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड, सब एंटीमनी ऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्साइड, बिस्मथ पेंटा ऑक्साइड। प्रॉपर्टीज, ट्राईऑक्साइड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक आर एसिडिक क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स होंगे। द एसिडिक ऑक्साइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एंटीमनी इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक याद है ना, जो एसिडिक और बेसिक दोनों शो करें। ऑल पेंटा ऑक्साइड्स आर एसिडिक। एसिडिक character decreases down the group. N2O5 is strong acidic oxide while BiO is weakest oxide. तो ये कुछ जनरल चीजें हैं जो आपके ब्रेन में फिट हो जाएं तो आप बड़े आराम से आंसर दे पाएंगे कुछ चीजों के। फिर यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स आ रहे हैं हमारे, तो इसको मैं थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। लो जी, अब ये क्वेश्चंस हम करते हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से जरा समझो, इन क्वेश्चंस को कैसे हमने इन क्वेश्चंस को करना है। So just as very important question, this question 1 is very very important. लो देखो, कहता है दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसे मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कह रहा है कि जो नाइट्रोजन है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, बट ये कभी भी अपना ये नहीं बनाता, NCl5 नहीं बनाता, कभी भी नहीं बनाएगा। तो देखो फिर से समझो, जरा ध्यान से समझो। कह रहा है दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब नाइट्रोजन में +5 हो सकता है, -3 +5 तक जाता है बिकॉज ऑफ लास्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स। 2 5 होता है ना लास्ट शेल में, उसके बेस पे बोल रहा है। इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड, मतलब कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। आपको हमेशा NCl3, NF3 यही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलते। मतलब ये नहीं बनेगा कभी भी, हमेशा NCl3 या ये मिलेगा। तो इसका आंसर है एनॉमलस बिहेवियर। तो क्या है एनॉमलस बिहेवियर? कि नाइट्रोजन का साइज होता है छोटा। साइज छोटा होने से ये 5 ऑर्बिटल, ये 5 क्लोरीन एटम्स को अपने साथ ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इसके 2 मेन रीजन है, स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल होते तो ये स्पेस ज्यादा हो जाती तो बॉन्ड बना सकता था, और साइज छोटा है तो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो आपको याद होगा हमने ना चैप्टर अपना लास्ट ईयर भी ये चीजें पढ़ी हुई हैं पी ब्लॉक में। अब देखो इसका आंसर जरा, और साथ साथ लिख लेना। कहता है नाइट्रोजन विद N=2। N=2 का मतलब क्या होता है? देखो N=2 का मतलब होता है N2 मतलब 2s एंड 2p। तो D तो होता ही नहीं है, यानी साइज छोटा। हैज S and P ऑर्बिटल्स ओनली। इट डज नॉट हैव D ऑर्बिटल, सो इट कैनॉट एक्सपैंड इट्स कोवलेंस बियॉन्ड 4, मतलब 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा।
दैट इज वाई इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड। चलो बेटा इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखो और लिखो बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। रीजन में लिखो स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। दैट्स इट। कहानी नहीं बनानी इसमें, जल्दी से लिख के डन बोलो। देखी होगी इस चैप्टर में, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने लास्ट ईयर पी ब्लॉक पढ़ा है। तो थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा, अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, और आपके पास जो भी बुक है उसको बेटा एक बार पढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ पढ़ना है, पढ़ने से क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें हैं तो ध्यान में रहेंगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कह रहा है कि PH3 का बॉइलिंग पॉइंट लोअर है देन NH3। तो लो देखो समझो, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है और अपना फास्फोरस के पास भी लोन पेयर होता है। फिर फर्क क्या है, क्यों ये वीक बॉन्ड बनाता है? तो इसका आंसर है कि इसका साइज छोटा है। जो नाइट्रोजन है ना, इसका साइज छोटा है, फास्फोरस का साइज थोड़ा बड़ा है। साइज छोटा होने से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ना ऐसे अगले आइटम्स के साथ, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। यहाँ साइज बड़ा होने के कारण ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो सही, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वीक। वीक बनाएगा, ये बनाएगा स्ट्रॉन्ग। तो साथ में ये डायग्राम बना लेना और नोट कर लेना। लो देखो क्वेश्चन, PH3 has lower boiling point, lower, PH3 has lower boiling point than NH3, why? तो कह रहा है, ये कह रहा है अनलाइक NH3, PH3 मॉलिक्यूल आर नॉट एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन्होंने थोड़ा घुमा के आंसर दिया, मैंने सिंपल तरीके से दे दिया। मैंने क्या किया, मैंने दोनों ड्रॉ किए और मैंने बताया नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये वीक बनाएगा, बस। तो जो वीक बनाएगा वो जल्दी वेपर बनेंगे, यानी लो बॉइलिंग पॉइंट। जो स्ट्रॉन्ग बनाएगा वो, उसके वेपर जल्दी नहीं बनेंगे। चलो लिखो जरा जल्दी से, मैं डिक्टेट करता हूँ आंसर, राइट डाउन। क्वेश्चन लिखो, आंसर में पहले डायग्राम बनाओ। बेटा एक चीज याद रखना, फिर से सुन लो ध्यान से। जब कभी भी हमने पी ब्लॉक के क्वेश्चंस करने हैं, और पी ब्लॉक के क्वेश्चंस करते हुए आप मतलब कोई भी क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर रहे हो और स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो, तो नंबर आपके डायरेक्ट आएंगे। डायरेक्ट का मतलब 0, ध्यान रखना। और वैसे भी जो टीचर्स हैं उनको नंबर काटने की आदत पड़ी होती है, सिर्फ बोर्ड में नहीं कटते नंबर, बाकी नॉर्मल पेपर्स में कटते हैं। सो जल्दी से लिख लो, लिख के डन बोलो, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो। PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, why? तो इसमें पहले स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना के लिखो, इन NH3 नाइट्रोजन हैज स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, एज अ रिजल्ट इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, whereas PH3 is less electronegative because of its bigger size than nitrogen, hence it forms weak hydrogen bonding and shows lower boiling point। लो जी नोट करके डन बोलो जल्दी। उससे पहले हम फिर से स्लाइड पढ़ते हैं, थ्योरी क्या कहती है, रटने वाला काम थोड़ा सा। लो जी देखो, ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सीजन जुड़ जाए ना किसी के साथ उसे ऑक्सो एसिड कहते हैं। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ऑक्सीजन है उसके अंदर, ऑक्सो एसिड। नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड में भी आपका ऑक्सीजन आता है, तो उसमें उसको भी हम ऑक्सो एसिड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, हाइपो नाइट्रस एसिड, ये सारे फॉर्मूले हैं, याद रख लें तो अच्छा है, कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। फिर इसी तरह से ना फॉस्फोरस के बनते हैं और ये फॉर्मूले आते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब मैं वीडियो भेजूंगा तो वीडियो को पॉज करके ये ड्रॉ कर लेना और इनके नाम याद कर लेना। देखो जैसे H3PO2 इस तरह से दिखाते हैं, पेपर में आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फिर H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं इसको शॉर्ट में, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3। फिर आता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इट इज कॉल्ड आपका फॉस्फोरिक एसिड सिंपली, H3PO4 एंड H4P2O7। आप देखो इस तरह से, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग जरा अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो, 1 मिनट देता हूं मैं, ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो, और अगर बाद में ड्रॉ करना है तो मुझे वो भी बता दो। चलो आगे चलते हैं। अब हम जैसे ही आगे चलते हैं तो वही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दोबारा बना दी, स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दी जो आपकी बुक से ली हुई स्ट्रक्चर है।
तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाना है पेपर में आए, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये एक बार आया हुआ है पेपर में बनाने के लिए, PHPO3N की स्ट्रक्चर बनाया, मतलब 2-3 बार रिपीट कर दो, 1 2 3, तो 3 बार रिपीट कर दिया, पॉलीमेरिक फॉर्म है। तो ज़्यादातर पेपर में ना ये वाला, ये ऊपर वाले ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसको छोड़ के H4PO P2O7 को छोड़ के 1 2 3 ज़्यादातर इन 3 का यूज होता है, मतलब फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक को फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 हाइपो, है ना, H3PO4 आपका ये आ गया, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज नॉर्मली कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड ऑल्सो। चलते हैं अब हम आगे और समझते हैं। अब देखो डाई नाइट्रोजन का आ गया दोबारा से। तो डाई नाइट्रोजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे कैसे प्रिपेयर होता है। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। N2 हैज वेरी लिटिल रिएक्टिविटी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो ये भी मैंने बता दिया क्यों लिटिल रिएक्टिविटी है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड को टूटने में बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, ये इतनी, इसलिए ये डिफिकल्ट है। इट फॉर्म्स नाइट्राइड्स विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक लिथियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब अगर हम नाइट्रोजन की मैग्नीशियम से रिएक्शन करें तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, लिथियम से करें तो लिथियम नाइट्राइड बनेगा, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो ये वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट सिंपल थिंग टू जस्ट कीप इन योर माइंड, और कुछ भी नहीं है। तो अपनी बुक से आप इसे पढ़ लेना, इसको नोट करने की भी जरूरत नहीं है, बस इसे आप बुक से एक बार पढ़ लेना एंड कीप इन माइंड। अब आता है इसके बाद बेटा अमोनिया। अब देखो अमोनिया होता है NH3, वही फैमिली चल रही है नाइट्रोजन फैमिली। फिर अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग उसे हेबर्स प्रोसेस से करते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया और उसकी अलग अलग एलिमेंट से रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस कई बार पेपर में आ जाती हैं, ये वाली रिएक्शंस। तो देखो अमोनिया प्रिपेयर कैसे होता है। अमोनियम क्लोराइड लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करो, अमोनिया बन जाएगा। या अमोनियम सल्फेट लो, NaOH से रिएक्ट करो, अमोनिया बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब अमोनिया का मैन्युफैक्चर कैसे होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन एंड प्रमोटर मॉलिब्डेनम। तो ये हमने टेबल ना सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, ओस्टवॉल प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, ऐसे ही 2-3 प्रोसेस हमने नाम पढ़े थे वहां पे, तो ये आ गया। और ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच। एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच माइनस में है। फिर आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक ड्यू टू OH। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं जो आप बाद में, अच्छा ये जो लास्ट वाली रिएक्शंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं वीडियो भेजूंगा तो उसको पॉज करके आप इसे लिख लेना। तो देखो अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस, तो ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। लुईस बेस कैसे है, क्योंकि जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो उसके ऊपर एक लोन पेयर आएगा, सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड। लो जी अब आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस, नाउ राइट डाउन दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू नीड टू राइट इन योर कॉपी एज वेल। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आर पेंटाहलाइड्स मोर कोवलेंट देन ट्राइहलाइड्स। देखो PCl5 एंड PCl3, ये हो गया आपका पेंटाहलाइड, 5 बार है ना हेलोजन। PCl3 ये हो गया आपका ट्राइहलाइड, ट्राइहलाइड। ठीक है, अब समझना ध्यान से, लिखते भी जाओ साथ साथ। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो ये +5 आएगी, और मैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो ये 3 आएगी। फजान्स रूल कहता है, ये हमारा +1 का टॉपिक है, फजान्स रूल। फजान्स रूल कहता है कि अगर कटायन का चार्ज ज्यादा होगा, कटायन का चार्ज ज्यादा होगा, मोर, कटायन का चार्ज ज्यादा होगा, तो एनायन की पोलराइजेशन ज्यादा होगी। पोलराइजेशन मतलब कोवलेंट, पोलराइजेशन ज्यादा होगी। तो बस वहां से आंसर मिल गया। तो इन शॉर्ट हम ये बोलेंगे कि जो पेंटाहलाइड्स होते हैं दे हैव +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। So we know if cation has more charge, we know according to Fazan's rule, if cation has more charge, so polarization of halide is more, anion is more, hence pentahalides are more covalent। और polarization का यहाँ पे मतलब है आपकी शेयरिंग रेंज, बस ऐसे समझ लो। यहाँ पे polarization का मतलब होता है शेयरिंग करवा देना। तो आप शेयरिंग लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। पोलराइजेशन यहाँ पे बहुत एक्यूरेट वर्ड है। अच्छा पोलराइजेशन का मतलब क्या, ये बताता हूँ। देखो जैसे ये आपका कटायन है
और ये आपका अनायन है। तो अनायन में ऐसे नेगेटिव होते हैं ना, तो अगर आपका कटायन का साइज आपका चार्ज ज्यादा है, तो ये चार्ज ज्यादा है ना, तो ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी इसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी थोड़ी ऐसे, यानी नेगेटिव थोड़े इस पास इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव एक तरफ को हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को हम नाम दे देते हैं पोलराइजेशन। और ये देखा गया कि जहां पे पोलराइजेशन ज्यादा मिलती है वहां कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होता है, और इसे कहते हैं फजान्स रूल। चलो लिखो जरा।